हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना 4th चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। इस चैप्टर में हम मेनली विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, संधारित्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। संधारित्र क्या है? आवेश संचय की एक युक्ति होती है, विद्युत ऊर्जा की संचय की एक युक्ति होती है। इसके बारे में डिटेल में अपन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस इसमें स्टार्टिंग में अपन पढ़ते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि विद्युत धारा के चालन के आधार पर प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो क्या, चालक, और सेकंड कुचालक, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी भी कहते हैं। अब हम बात करें, देखो, चालक पदार्थों की, तो चालक पदार्थ क्या होते हैं? चालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो जाता है, यानी कि जो क्या करते हैं, धारा का चालन करते हैं, यानी कि उनमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। हमें पता है कि सभी धातुएं क्या होती हैं? चालक होती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा चालक कौन सी होती है? चांदी। ठीक है। तो चांदी, तांबा, पारा, ये सब क्या है? धातुएं हैं। इसी के साथ मनुष्य का शरीर भी क्या होता है? चालक होता है। पृथ्वी क्या है? चालक। अम्ल, क्षार, नमक का विलयन, ठीक है, ये सब क्या है? चालक। इसके बाद में हम बात करें विद्युत रोधी की या कुचालक, तो कुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता, उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक या विद्युत रोधी, इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कांच है, प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट, सूखी लकड़ी, ये क्या है? सब विद्युत रोधी कुचालक पदार्थ हैं। इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। नेक्स्ट अपन एक छोटे से कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, बद्ध और मुक्त आवेश। देखो, बद्ध और मुक्त आवेश क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु के सेंटर में क्या होता है? नाभिक होता है। और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो हैं चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक के जो पास वाली कक्षा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और सबसे बाह्यतम कोश वाली जो, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा? सबसे कम होगा। तो इस तरीके से जो पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन पर आकर्षण बल ज़्यादा होता है, और जो सबसे लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हम? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं, इसलिए इनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये पदार्थ में मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, अतः इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कुछ इसी तरीके से अपन ने डेफिनेशन लिखी है। देखो क्या लिखा है इसमें, कि धात्विक चालक पदार्थों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा, और बाह्यतम कक्षा को हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊर्जा स्तर या संयोजी कक्षा। ठीक है। के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है, एवं ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तथा इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या कहलाता है? मुक्त आवेश कहलाता है। जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है वे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इन बद्ध इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो है क्या कहलाता है? बद्ध आवेश कहलाता है। ठीक है। ठोस पदार्थों में धारा का चालन बद्ध इलेक्ट्रॉनों
और धनायनों के द्वारा नहीं होता, यानी कि धारा चालन में बद्ध इलेक्ट्रॉनों और धनायनों का योगदान नहीं होता है। केवल किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण या मुक्त आवेश के कारण। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी परावैद्युत पदार्थ, जिसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो देखो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परावैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल हो सकता है बोनाइट, मोम, अब्रक, कागज, तेल। देखो ये किस तरीके से विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेंगे ये तो अपन आगे इसी में पढ़ेंगे। और परावैद्युत पदार्थों की बात करें तो ये विशिष्ट प्रकार के कुचालक होते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सवाल उठ सकता है कि सर ये एग्जाम्पल उसमें भी लिखा था, इसमें भी लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के कुचालक पदार्थ होते हैं। और इन पदार्थों को अगर हम वायु विद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये क्या करने लग जाते हैं? विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करने लग जाते हैं। अब देखो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे? जिनमें ध्रुव होंगे। ध्रुव होने का मतलब कि धनावेश और ऋणावेश को हम अलग अलग कर सकते हैं या अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर, संपाती मतलब कि एक ही जगह न होकर के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो जैसे अपन ने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है HCl, H2O। तो यहाँ पे अपन बात करें तो जैसे इस तरीके से ये मान लो H और ये क्या है? Cl, ये दोनों आयनिक बंध द्वारा बंधे हुए हैं। इसके ऊपर अपन बात करें तो -1 चार्ज, इसके ऊपर अपन बात करें तो +1 चार्ज, इनके बीच कुछ दूरी होती है। ठीक है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया। और द्विध्रुव बन गया तो इसका क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यही बात लिखी है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के प्रत्येक अणु का स्थायी नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो ये अणु किसकी भांति व्यवहार करेगा? विद्युत द्विध्रुव की भांति। ठीक इसी तरीके से H2 अणु ये भी किसकी भांति व्यवहार करेगा? विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये एक अणु तो विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, लेकिन पूरा पदार्थ जो है उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। वो किस तरीके से होता है? देखो अपन ने आगे चित्र भी बनाया हुआ है और इसको एक्सप्लेनेशन भी करी है इसकी। तो देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अपन ने कोई एक परावैद्युत ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ दर्शाया है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर। ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। अब देखो होता क्या है कि कोई भी जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, उसका प्रत्येक अणु तो कैसा है? द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, लेकिन ये अणु अव्यवस्थित रूप से, यादृच्छिक रूप से मतलब पदार्थ में बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, अव्यवस्थित रूप से रहते हैं। तो इस तरीके से पूरे पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जब हम इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा, मतलब प्रत्येक अणु जो है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा। और अगर हम ई का मान बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जो है क्या हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात अपन ने नीचे लिखी है। देखो अपन देखते हैं क्या लिखा है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का नेट
या परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। परंतु इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक अणु द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कार्य करता है। मतलब कि प्रत्येक अणु पर हमने देखो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है अपन ने कि द्विध्रुव को अगर अपन किस में रख दें, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, तो उसके ऊपर क्या लगता है, बलाघूर्ण लगता है, और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। मतलब कि प्लस पर तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो इस तरीके से आ जाएगा, प्लस तो इधर हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा। कब, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से हो। ठीक है, तो जो अणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर अधिक से अधिक अणु द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं। इस प्रकार पदार्थ में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे अणु हैं, ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस तरीके से पदार्थ में क्या हो जाता है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। देखो इसमें एक व्यवस्था बन गई, एक तरफ माइनस और इधर क्या आ जाएगा, प्लस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसमें प्रेरित हो गया। और द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना, इसे अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, ध्रुवण। आगे डेफिनेशन लिखी हुई है। और इसी को अपन बोलते हैं विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करना, कि कोई भी जो परावैद्युत पदार्थ है वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का मतलब ये है कि प्रत्येक अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो गया, संरेखित हो गया। ठीक है, अब अपन आगे बात करें तो देखो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ, अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो डेफिनेशन इसकी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों तथा ऋणावेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु होता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कि इसमें प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। मतलब अपन इनको अलग अलग, इनका गुरुत्वीय केंद्र अलग अलग नहीं होता, इनका वितरण केंद्र अलग अलग नहीं होता, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ये एक ही गुरुत्वीय केंद्र पर स्थित होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, जैसे H2CO2 N2O2 अणु आदि। इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब देखो, द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी अणु का कब होगा, जब प्लस और माइनस के बीच में कुछ गैप रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या होता है, प्लस के ऊपर ही माइनस है, तो कोई गैप ही नहीं है, गैप जीरो है। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कितना, शून्य। अतः संपूर्ण पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब देखो, इनको अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें भी कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से ये अपन ने इसमें दर्शाया हुआ है, चित्र में भी और लिखा भी है। जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश का वितरण केंद्र विद्युत क्षेत्र के अनुदिश तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र विद्युत क्षेत्र के विपरीत कुछ विस्थापित हो जाता है, जिससे प्रत्येक अणु में कुछ द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो अपन ने चित्र बनाया है परावैद्युत पदार्थ का, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो इसमें प्लस और माइनस जो है, प्लस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा बल लगेगा, और माइनस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो ये प्लस और माइनस जो हैं थोड़े से क्या हो जाता है, इनमें गैप लग जाता है ना, और द्विध्रुव बन जाते हैं, जिससे कि जो पदार्थ है उसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की। अब देखो, अभी जस्ट मैंने डेफिनेशन बताई थी, ये डेफिनेशन अपन ने लिखी हुई है, एग्जाम में सीधी 1 नंबर में पूछी जा सकती है अपने से, तो मैंने अलग से लिख दी है। देखो क्या होता है, ध्रुवण बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थों में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ये इसी तरीके से एक डेफिनेशन और लिखी है अपन ने, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे मान लो द्विध्रुव आघूर्ण को अगर P से डिनोट करें तो ये P बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा उसके अनुदिश हो, यानी कि P का मान किसके समानुपाती हो, E के समानुपाती, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं।
ठीक है, और जो P की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में हो, E की डायरेक्शन में ही हो, तो ये जो पदार्थ हैं ये क्या कहलाते हैं, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे ध्रुवण सदिश। ये कुछ डेफिनेशन है, ये जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं अपने से। ठीक है, तो देखो ध्रुवण सदिश क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। इसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश P रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश P विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती E। ठीक है, और यहाँ पे देखो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हमारे पास में एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति, इसे हम कहते हैं एक्साई। एक्साई, और ये किस तरीके से बनाते हैं, ये एक्स की तरह बनाते हैं, लेकिन एक्स का जो एक जो ये हम ये कहें इसकी एक दो लाइन होती है, एक लाइन इसको थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ी करके बनाना है ना, और ये नीचे लिख देते हैं ई, तो ये विद्युत प्रवृत्ति को डिनोट करता है। क्यों लिखा है अपन ने ई, क्योंकि आगे अपन किसी चैप्टर में ये चुंबकीय प्रवृत्ति को भी एक्साई से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो उसको अपन एक्साई एम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्साई ई क्या है, पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति है। क्या है ये, पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, देखो एक्साई ई पदार्थ की ध्रुवता का मापक है, यह विमाहीन राशि है। क्या होती है, यह विमाहीन राशि। ठीक है, इसके बाद हम बात करें चालक की धारिता। अब देखो धारिता का मतलब क्या है, बेसिकली अपन धारिता के अगर मीनिंग की बात करें तो धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या धारण करने की बात है, यहाँ पे आवेश धारण करने की बात है, तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत चालक की क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। डायरेक्टली इसको धारिता भी बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे अपन किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसी अनुपात में उसके विभव में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब अपन जैसे आवेश देते जाएंगे तो विभव में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। देखो अपन ने सूत्र V बराबर के क्यू अपॉन आर पढ़ा था, तो जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा वैसे वैसे V का मान बढ़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले से हम इसको समझ सकते हैं। अरे चालू ना हो जो, देखो यदि एक विलगी चालक को अपन Q आवेश दें और उसके विभव में V वृद्धि हो जाए तो Q समानुपाती क्या लिखेंगे, V के, और Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। ये CV समानुपाती या समानुपाती चिन्ह हटाएंगे ये, तो एक समानुपाती नियतांक आएगा। तो C क्या है, समानुपाती नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, देखो तो Q बराबर क्या होता है, CV, और C बराबर क्या होता है, Q बटा में V। अर्थात किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने पर 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए उसे जितना आवेश दिया जाता है वह उसकी क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। देखो ये डेफिनेशन अपन ने इस फॉर्मूले से लिखी है। यहाँ पे ये जो नीचे V है, V को अपन कितना कर देंगे, 1 वोल्ट कर देंगे, तो भाई C बराबर क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, और इसी तरीके से अपन ने डेफिनेशन लिखी है। अब यदि हम चालक को दिए गए आवेश Q और विभव में वृद्धि के बीच ग्राफ बनाएं तो ग्राफ अपने को कैसा प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। देखो सीधी रेखा में, क्योंकि Q समानुपाती क्या है, V है, तो एक सी स्ट्रेट लाइन में ग्राफ प्राप्त होगा। अब देखो ये जो रेखा की ढाल है tan थीटा, इसको अपन लिखेंगे क्या, Q अपॉन V, और इसका मान Q अपॉन V किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो किसको व्यक्त करेगा, ये तो Q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको डेल Q डेल V भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि इसकी जो ढाल है वो चालक की धारिता को व्यक्त करती है। तो रेखा की ढाल किसको व्यक्त करती है, चालक की धारिता को। अब देखो धारिता का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड, फैराडे नहीं कहते, क्या कहते हैं, फैरड। ठीक है, अब देखो
और भी इसके छोटे मात्रक होते हैं। देखो फेरड तो बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो इसके छोटे मात्रक जैसे मिली फेरड, माइक्रो फेरड, नैनो फेरड, पिको फेरड, इसको अपन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और विमीय सूत्र की बात करें तो M-1, L-2, T4 और A2। अब एक फेरड की यहाँ से डेफिनेशन देना चाहें तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता कितनी होती है? 1 फेरड होती है। ये डेफिनेशन किससे लिखी है? C बराबर Q/V से लिखी है, ठीक है। ये भी एक हो जाए, ये भी एक हो जाए, तो ये C का मान 1 फेरड हो जाएगा, ऐसा ही अपन ने लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस तरीके से ये नोट लगा के लिखा है अपन ने, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि चालक की धारिता किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो चालक की धारिता उसके आकार, आकृति और निकट अन्य चालक की उपस्थिति तथा उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। एक विलगी चालक की धारिता उस पर उपस्थित आवेश के मान और विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो